हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्राइट गुरु पीयूष कुमार सिंह। और आज हम लास्ट लेक्चर्स, लास्ट वीडियोस देख चुके हैं, बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। आज भी वही कंटिन्यूटी में हम कुछ और चीजें भी सीखने जा रहे हैं। टॉपिक आप देख सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर कोई चीज केमिकली कंबाइन हो रही है तो कैसे होगी। ये शुरू के मेथड्स हैं, बाद के मेथड्स नहीं। ये इनिशियली जब केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, नई नई डेवलपमेंट्स आ रही थी, ये तब की बात हो रही है। और कुछ लॉज हैं जो अभी भी वैलिड है, कुछ लॉज में थोड़े बहुत चेंजेस आए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से लॉज थे और किस तरीके के चेंजेस उसमें आए। तो जो सबसे पहला लॉ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपके सामने आने वाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में हम लास्ट वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया हुआ है ना, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीधी सी बात है। इसको बताने वाले थे एंटोनियो लवोसियर। इन्होंने ये लॉ दिया था और ये बड़ा सिंपल सा लॉ है। जैसे कि एटम को ना प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वैसे ये कंजर्वेशन ऑफ मास का भी लॉ सेम वैसा ही है, जो कि कहता है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मैटर प्रोड्यूस होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब है कंजर्व होता है। अब केमिकल रिएक्शन में अगर ये बात करूं तो क्या होने वाला है। केमिकल रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये लॉ कहता है कि जो टोटल मास होगा किसका, रिएक्टेंट का, वो टोटल मास प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बट आप ये बोलोगे कि ना सर ऐसा कैसा है ना। अगर मैं किसी भी चीज को जला रहा हूं तो जलने के बाद तो उसका मास जो बचेगा वो तो कम रहेगा, है कि नहीं। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि जब वो बर्न हो रहा है तो उसमें से बहुत सारी गैसेस, वेपर जो बाहर निकल रही है। तो ये कंजर्वेशन लॉ अगर केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना है तो सिस्टम होना चाहिए क्लोज। सिस्टम से बाहर कोई भी मैटर जाना नहीं चाहिए, ना कोई गैस जानी चाहिए ना कोई लिक्विड जानी चाहिए। इसीलिए क्लियरली मेंशन किया गया कि इन अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। मास कंजर्व रहेगा केमिकल रिएक्शन में, लेकिन क्लोज सिस्टम में। तो इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन गैस प्लस 1/2 O2 गैस। ये रिएक्शन हम करा रहे हैं और हम इसमें बना रहे हैं H2O। आप दिखाई दे रहा है आपको, यू कैन सी दिस, H2O बन रहा है टोटल। ये प्रोडक्ट बना हुआ यहां पर H2O। चलो इसको समझ लेते हैं, देखो ध्यान से सारे लोग, है ना। ये प्रोडक्ट यहां पे बनाया गया। बेसिकली ये कंबशन रिएक्शन है। कोई भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना दोस्तों, दैट इज कंबशन रिएक्शन। तो अब यहां पर हम एक चीज पे फोकस करना, देखो क्या फोकस कर रहा हूं मैं यहां पे, कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग H2O। तो ये लॉ कहता है कि रिएक्शन के पहले का मास रिएक्शन के बाद का मास इक्वल होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि मास बिफोर रिएक्शन क्या है, कितना, 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 है, प्लस 16 हमने लिखा हुआ मोल ऑफ O2। 1 मोल ऑक्सीजन का, ये भी देख लो जरा। यहां से हम लोग देख लेते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 प्लस मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2, ये टोटल कितना हो जा रहा है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ये 16 कितना हो जा रहा है, टोटल 18 ग्राम हो जा रहा है। ये चीज पे ध्यान देना, 18 ग्राम कैसे हो रहा है। आप बोलोगे सर 2 ऑक्सीजन 32 हो रहा है, लेकिन आपने देखा ना यहां पे 1/2 लिखा हुआ, तो 32 का 1/2 कितना होगा, बताओ मुझे, 16 होगा कि नहीं होगा। तो वही हमने यहां पर ऐड किया, 2 + 16, 2 इज फॉर हाइड्रोजन, 16 इज फॉर ऑक्सीजन। टोटल 18 ग्राम हो रहा है बिफोर रिएक्शन। लेकिन जब रिएक्शन हो जा रही है तो मास आफ्टर रिएक्शन देखो क्या आ रहा है, H2O का मास बताओ मुझे कितना होगा, बताओ जल्दी फटाफट। 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना हो जा रहा है, ये टोटल मास इसका हो जा रहा है 18 ग्राम। तो हमने यहां पे देखा कि रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद ये भी टोटल हमारा कितना हो रहा था, ये भी टोटल हमारा 18 ग्राम हो रहा था। तो रिएक्शन के पहले का मास है 18 ग्राम, आफ्टर रिएक्शन है 18 ग्राम। तो हमने देखा कि मास में कोई चेंज नहीं हुआ है और मास यहां पे कंप्लीटली कंजर्व है। तो दिस वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, देखते हैं सेकेंड लॉ क्या है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड लॉ। अब देख लेते हैं सेकेंड लॉ हमारा क्या आने वाला है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड लॉ। देख लेते हैं सेकेंड लॉ हमसे क्या कहता है। देखो ये बड़ा सिंपल सा लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब ये क्या कह रहा है,
सुनो ध्यान से, ये लॉ कहता है कि अगर प्योर वाटर, अच्छा सुनो इस क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं वाटर, तो वाटर अगर प्योर रहेगा तो कहीं पे भी रहे, किसी भी जगह पर रहे, उसका कंपोजिशन तो सेम होने वाला है कि नहीं? अच्छा सुनो ध्यान से, इस बात को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं मैं। वाटर अगर आप लिखते हो तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बताओ? वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, वाटर का फॉर्मूला इज व्हाट? इज H2O, डेफिनेटली। तो ये लॉ कहता है कि जो मास का रेशियो रहेगा, ये मास इसका 2 है, इसका मास 16 है, ये प्योर वाटर में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो गड़बड़ क्या है, यहां पे समझने की कोशिश करो। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने बोला कि अरे इंडिया का पानी ना गाढ़ा होता है, पाकिस्तान का पानी हल्का होता है? ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना। अगर प्योर वाटर है, दुनिया के कहीं से किसी भी जगह से प्योर वाटर लोगे तो उसका फॉर्मूला H2O ही रहने वाला है यार, वो चेंज थोड़ी होगा, सही है ना? उसका रेशियो 2:16 या इसको सिंप्लीफाई करके 1:8 लिखो, यही होने वाला है, ये चेंज होने वाला नहीं है। ये लॉ यही कहता है कि अगर कंपाउंड प्योर है तो उसके अंदर जो फॉर्मूला है, किसका रेशियो? मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं बोल सकते ना इंडिया का नमक श्रीलंका का नमक अलग होता है, ऐसा नहीं है भाई। प्योर नमक है, प्योर सॉल्ट है, तो दोनों जगह पे सेम होगा। ऐसा नहीं बोल सकते ना, शॉप वाले के पास गए, बोले कि भाई साहब एक बिस्लेरी देना, सोचो शॉप वाले ने बोला कि गाढ़ा वाला दूं कि हल्का वाला, तो तुम बोलोगे यार ये कौन सी बात है, अरे पानी तो सेम है ना, वाटर इज सेम, राइट? मैंने ना एक एडवर्टीजमेंट देखी है ऑक्सीरिच की, उसमें लिखा रहता है विथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। यार ये बहुत बड़ा साइंटिफिक जोक बन जाता है। अब तुम सोचो, अगर मैंने लिखा वाटर का फॉर्मूला H2O और मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये बन गया H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पी सकते हो, बट एक ही बार पी सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपकी फोटो लग जाएगी दीवार पे, लोग बोलेंगे बड़ा अच्छा आदमी था। तो सोचो विथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, मतलब साइंटिफिकली क्या बात हो रही है वहां पे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डोंट से विथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, दिस वाज H2O2। ओके, जोक्स अपार्ट, सीधी सी बात है, ये लॉ हमसे ये कहता है कि अगर प्योर कंपाउंड है तो किसी भी सोर्स से लिया जाए, किसी भी मेथड से बनाया जाए, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनका जो मास रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेट्स सी व्हाट इज दिस बेसिकली। इसका डेफिनेशन जरा हम देख लेते हैं, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या आने वाली है। मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं, फिर ये ले लेते हैं। एंड देखो डेफिनेशन क्या आने वाली दोस्तों, सिंपल सी है। अ गिवन कंपाउंड कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, मैंने बोला इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, बिल्कुल बोला मैंने, किसी भी सोर्स से लिया जाए, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कोई भी मेथड से नमक बना लो, NaCl, किसी भी सोर्स से प्योर NaCl ले लो, कॉम्बिनेशन सेम रहेगा हर जगह पर, किसी भी मेथड से बनाओ, किसी भी सोर्स से लो। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट? देखते हैं कि क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन, नाम तो सुना ही होगा, इन्होंने दिया हुआ था, इनके बारे में तो बात कर चुके हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जॉन डाल्टन क्या कहते हैं भाई साहब, देखो सुन लो। मल्टीपल प्रोपोर्शन नाम में ही है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट? नाम में क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अब देखते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। स्टेटमेंट देखो, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसका स्टेटमेंट पढ़ के कुछ नहीं समझेगा, एक्सप्लेन करूंगा तो समझेगा। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट टू फॉर्म two or more different compound, the mass of one element which combine with the constant mass of other bear a simple ratio of one another। अब यार ये चीज समझनी पड़ेगी, ये तो तुम्हें समझा ही नहीं होगा कि क्या बात हो रही है, राइट? तो इस चीज को समझने के लिए लेट्स टेक अ वेरी गुड एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या एग्जांपल होने वाला। लेट्स सी, मैं थोड़ा सा यहां का स्पेस यूज करने जा रहा हूं लिखने के लिए, आई होप आपको दिखाई दे, राइट? जैसे कि मैंने ले लिया है, लेट मी राइट फ्रॉम हियर, यू कैन सी दिस, जैसे कि मैंने ले लिया हुआ है कार्बन, ठीक है,
प्लस ऑक्सीजन ले लिया CO2, यहां पे बना रहा हूं मैं CO2, ठीक है, ये एक एलिमेंट बना है। फिर मैंने लिखा है कार्बन प्लस 1/2 O2, राइट, और यहां पे मैंने बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? क्या स्टेटमेंट है? व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड। समझ में आ रही है? दो एलिमेंट हैं कार्बन और ऑक्सीजन, और मिलने के बाद ये दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। तो अब ये लॉ कहता क्या, जरा ध्यान से देखना। यहां पे अगर आप फोकस करोगे तो कार्बन है 12 और ऑक्सीजन है 32, तो इनका रेशियो क्या होने वाला है? देखो 12:32 होने वाला है। और यहां पे अगर आप फोकस करोगे तो कार्बन है आपका 12 और ऑक्सीजन है 1/2 O2 है, तो 16 होगा। एग्री? ये रेशियो होने वाला है। तो अब इसमें आप देखो कार्बन आपका डेफिनेटली कॉमन है, ठीक है, तो किसके रेशियो पर फोकस करना है? यहां दिखाई दे रहा 32 और 16, तो अगर मैं दोनों में ऑक्सीजन के रेशियो को फोकस करूंगा तो मैं लिख सकता हूं रेशियो या तो 32:16 होगा, और एक और ऑप्शन आप बोल सकते हो 16:32 होगा, ठीक है। और दोनों केस में रेशियो देखो 2:1 लिख सकते हो या 1:2 लिख सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूं ये सिंपल रेशियो है? दोस्तों देखो ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं ये सिंपल रेशियो? डेफिनेटली ये सिंपल रेशियो। यही ये लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तब ये लॉ अप्लाई होता है। सिंपल सा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सिंपल सी बात थी। कार्बन ऑक्सीजन ने मिलकर CO भी बनाया और CO2 भी बनाया। हमने देखा दोनों में कार्बन का मास तो एकदम एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों में ऑक्सीजन का रेशियो हमने देखा क्या था? CO2 से कार्बन मोनोऑक्साइड लिया तो 2:1 आया। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आगे की वीडियोस में ना थ्रू क्वेश्चंस करूंगा, तब आपको और समझेगा। क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको समझेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या, और भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं वापस से नेक्स्ट ऑसम से वीडियो में, और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हंसते रहना। ज्यादा मत हंसना, लोग पागल समझेंगे। टेक केयर, बाय बाय।